तो चलो हम फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। सो आई टोल्ड एवरीबॉडी, ये जो इंटरमीडिएशन होता है फ्रॉम दोज पीपल हु हैव सरप्लस मनी, दोज हु अर्न मनी, टू दोज पीपल जिनको ये पैसे जाते हैं, दिस इंटरमीडिएशन इन्वॉल्व सम ऑर्गेनाइजेशंस एंड दोज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड एज पार्टिसिपेंट्स, एंड दिस होल सिस्टम where these organizations, people who have surplus money, people who want this money participate, is known as financial market basically. समझ में आ गया? चलिए, सो फाइनेंशियल मार्केट की हमने बेसिक मीनिंग पढ़ लिया था। हम आज पढ़ेंगे चिल्ड्रन फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या हैं। एक फंक्शन मैं आपको इसमें और ऐड करवाऊंगा, या आप ये चार जब लिखेंगे तो एक और लिख दीजिएगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फंड्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फंड्स। तो पहला फंक्शन है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकंड इज इट एड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। इट मोबिलाइजेज योर सेविंग्स एंड प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। एक फंक्शन और लिखिएगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फंड्स। देन आई एक्सप्लेन ऑल वन बाय वन। तो इन चार के अलावा एक फंक्शन मैंने आपको और लिखवाया है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। और जब हम बच्चों फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो बैंकिंग को हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, एंड वील बी टॉकिंग मोर ऑफ स्टॉक मार्केट बेसिकली। व्हाट इट क्लियर? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो यहाँ पे पॉइंट जरूरी नहीं आपको सीक्वेंस में मिले। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है चलन। देयर इज एन इंस्टीट्यूशन और देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। हेयर पीपल इंटरैक्ट, और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते क्या है? एक छोटा सा कॉम्पोजिशन आपको सुनाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक मार्केट जैसी चीज बेसिकली होती क्या है। टेक एन एग्जाम्पल दैट देयर वॉज अ पर्सन मिस्टर एक्स, और इसको 100 करोड़ रुपए लगाकर एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर सेटअप करना था। अब 100 करोड़ किसी एक इंसान के पास तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इसको ढेर सारे लोगों से पैसा लेना पड़ेगा। सो दिस पर्सन इन्वेस्टेड 10 करोड़ रुपीज ऑफ हिज ओन, एंड रिमेनिंग 90 करोड़ रुपीज इसने सो कॉल्ड 9 करोड़ लोगों से चिल्ड्रन कलेक्ट किया। दीज 9 करोड़ पीपल आर कॉल्ड एज हिज शेयर होल्डर्स। और अब 90 करोड़ रुपए जब 9 करोड़ लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, तो एक पर्सन ने एवरेज चिल्ड्रन कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया? 10 रुपी। दिस इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ वन शेयर। इतनी बात समझ में आ गई? अब कंपनी ने एक साल के बाद चिल्ड्रन प्रॉफिट कमाया, लेटस से 70 करोड़ रुपीस का। तो 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए हु हैव कंट्रीब्यूटेड 100 करोड़ रुपीस बेसिकली। थोड़ा सा लोगों को अगर ज्यादा लग रहा है तो मैं वैल्यू रिड्यूस कर देता हूं। सर 100 करोड़ पे 70 करोड़ प्रॉफिट, चलिए 7 करोड़ मान लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया चलन? 7%। एवरीबडी हु कंट्रीब्यूटेड ₹10 ईच चिल्ड्रन, उसको कम से कम 70 पैसा मिल जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस और नो? आई रिपीट चिल्ड्रन, जिन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया इस पर्सन के बिजनेस में 10 रुपए, दे विल बी गेटिंग हाउ मच मनी? 70 पैसा। 10 रुपए पे 70 पैसा, 7% इनको आज मिल रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है ज्यादा मिले। तो ये बन गई प्रैक्टिकली सोने का अंडा देने वाली व्हाट? चिड़िया, मुर्गी। कुछ सालों के बाद सो कॉल्ड सम अदर पर्संस, जिनको इस तरह की कमाई में इंटरेस्ट है, वो अप्रोच करते हैं ढूंढते ढांढते इस तरह के लोगों को जिनके पास इस कंपनी में शेयर है। अब ये कहते हैं कि भाई तुमको इस कंपनी से 70 पैसे की कमाई हो रही है 10 रुपए में, हम भी कमाना चाहते हैं, तो चलो मिस्टर एक्स की कंपनी में हम भी पैसा लगाते हैं। आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा हुआ है, इसलिए मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है। ओके, तो मिस्टर एक्स की कंपनी का नाम था चिल्ड्रन एक्स लिमिटेड। तो ये जो पर्सन था, ये अपने दोस्त के साथ दूसरे पर्सन के साथ एक्स लिमिटेड जब जाता है, तो दे से कि भाई हमें तो अब और पैसे की जरूरत नहीं है। अब ये जो अदर पर्सन हैं चिल्ड्रन, इन्हें कहां से कमाने का मौका मिलेगा? व्हाट दे कैन डू, ये जो शेयर इन लोगों के पास पड़ा हुआ है, इस तरह के लोग इस तरह के लोगों से इस तरह के शेयर्स खरीद सकते हैं। बट खरीदने के लिए इनको एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिलना पड़ेगा, एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टॉक एक्सचेंज। तो आपके पापा ने एक कार खरीदी,
5 साल ड्राइव किया और अब पापा उस कार को बेचना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आई एम रेडी टू बाय दैट कार. योर फादर कैन लिस्ट दैट कार ऑन द पोर्टल ऑफ OLX एंड आई कैन सर्च द प्रोस्पेक्टिव सेलर, हैव अ डील, टॉक ओवर फोन, नेगोशिएट करके पैसे का लेन देन करके कार खरीद सकते हैं. तो जैसे सेकेंड हैंड आइटम्स के लिए OLX होता है चिल्ड्रन, वैसे ही सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज के लिए, सेकेंड हैंड सिक्योरिटी सर घिसी हुई होगी थोड़ी सी, सिक्योरिटी के केस में कोई घिसी हुई सिक्योरिटी नहीं होती है. नोट क्या घिसा हुआ होता है? बैंक से आपने नई गड्डी ले ली, इट्स अ फ्रेश नोट. वही नोट आपने चाय वाले को दे दिया, चाय वाले ने चीनी वाले को दे दिया, क्या वो नोट घिस जाएगा? थोड़ा सा घिस भी जाएगा तो उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी. तो सेकेंड हैंड मार्केट फॉर सिक्योरिटीज चिल्ड्रन इज नोन एज व्हाट? स्टॉक एक्सचेंज. समझ में आ गया? तो क्या स्टॉक एक्सचेंज समझना बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है? नो. तो इस तरह के लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे. दे वॉन्ट टू सेल, दे आर द सेलर्स. दे वॉन्ट टू बाय, दे आर द बायर्स. अब अगर सेलर की नीड बहुत ज्यादा है शेयर बेचने की, हो सकता है 10 रुपए का शेयर 6 और 7 रुपए में बेचे चला जाए. बट अगर बायर की डिजायर बहुत ज्यादा है शेयर्स खरीदने की, तो 10 रुपए का शेयर हो सकता है इसको 15 रुपए में मिले. इज दैट क्लियर? तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन डिमांड एंड सप्लाई. किसी भी सिक्योरिटी की स्टॉक मार्केट में शेयर की डिमांड अगर बच्चों ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम होती है, डेफिनेटली द प्राइस विल गो अप. बट अगर किसी कंपनी के शेयर को बेचने वाले लोग बहुत ढेर सारे हैं बट बायर्स आर नॉट देयर चिल्ड्रन, तो सप्लाई ज्यादा है, इन दैट केस प्राइसेस विल गो डाउन. सो एकदम सेम इकोनॉमिक्स का मार्केट इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल चिल्ड्रन यहां पे भी काम करता है. गॉट इट क्लियर? तो हमें पता लग गया स्यूजलॉन एनर्जी बहुत अच्छी कंपनी है, और इसको मान लीजिए 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर नेपाल से मिल गया चिल्ड्रन. तो ऑब्वियस सी बात है 400 करोड़ में 20% भी अगर कमा लिया तो 80 करोड़ का प्रॉफिट होगा. कंपनी का 80 करोड़ का प्रॉफिट होगा. ये नया ऑर्डर है, एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स तो चल ही रहे हैं, तो कंपनी के प्रॉफिट्स एड ऑन हो गए. कंपनी विल बी एबल टू गिव हैंडसम डिविडेंड. आपने न्यूज़पेपर में ये चीज कल सवेरे पढ़ ली मान लीजिए, और आपको पता है कि 3 महीने के बाद कंपनी इज गोइंग टू अनाउंस इट्स डिविडेंड. आप झटपट स्टॉक मार्केट जाएंगे और शेयर खरीद लेंगे. जब ये बात और फैलेगी स्टॉक मार्केट में, तो आप जैसे और लोग जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी. व्हाट विल हैपन? ढेर सारे लोग खरीदने आएंगे. तो सुजलॉन का शेयर अगर एक्स अमाउंट का बिक रहा है तो उसकी प्राइस कल सवेरे तो थोड़ी कम बढ़ेगी, बट आने वाले टाइम में और बढ़ जाएगी. गॉट इट? अब न्यूज़पेपर में छप गया तो भाई बहुतों ने पढ़ लिया, बट अगर ये न्यूज़पेपर में छपने से पहले ही आपको पता लग जाए कि कंपनी डिविडेंड बांटने वाली है, परसों डिविडेंड अनाउंस करेगी. कब? परसों. और आपको आज ये खबर लग गई और आपने इस खबर का फायदा उठाते हुए स्टॉक मार्केट में जाके शेयर खरीद लिए, और कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपको फोन करके बात बता दी थी, क्योंकि वो आपके मौसा जी या भतीजे लगते थे, और मैंने आपकी टेलीफोन लाइन टैप कर ली. अब आप जाएंगे लंबा. इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग. व्हाट? समझ में आ गया? तो न्यूज़पेपर में पढ़ के कि भाई नया ऑर्डर मिला इनको नेपाल से, तो भाई आने वाले टाइम में प्रॉफिट बढ़ेगा, दिस इज नॉट इनसाइडर ट्रेडिंग. तो एनीथिंग विच इज सपोज टू बी पब्लिसाइज्ड, बट आपको पहले ही पता लग गया जब तक वो पब्लिक नहीं हुई, एंड यू हैड सम अनवांटेड गेन्स. लॉजिक समझ में आ गया? तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाता है. और पहले तो इंडिया में इसके ऊपर कानून नहीं था, ये कानून रिसेंटली आया. रिसेंटली मतलब कल सवेरे या शाम को नहीं आया था. इस कानून को 90s में लेके आए थे बेसिकली, और उसके बाद से अगर ऐसा कोई इंसान करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको लंबी जेल भी होती है, पेनल्टी भी भयंकर लगती है, करोड़ों में बेसिकली. गॉट इट? तो इसीलिए जो कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो काफी क्लोजली कनेक्टेड पीपल होते हैं, उनको कंपनी का शेयर खरीदने की परमिशन नहीं होती. इवन दोज पीपल हु आर डूइंग जॉब्स एट स्टॉक एक्सचेंजेस, आप स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजर हैं मान लीजिए, या स्टॉक एक्सचेंज पे आप रिसेप्शन काउंटर पे बैठते हैं ऑफिस में उनके, तब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते. बैन है आपके ऊपर. आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो बट डायरेक्टली शेयर्स नहीं खरीद सकते, बिकॉज ये माना जाता है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज के पास सारी खबर होती है. तो अगर कोई कंपनी 15 नवंबर को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करती है और उसमें ये पब्लिक को बताना चाहती है कि हम डिविडेंड अनाउंस करेंगे, तो ये एनुअल रिपोर्ट पूरी 3672 आवर्स के पहले स्टॉक एक्सचेंज में जमा हो जाती है. अगर स्टॉक एक्सचेंज के किसी चपरासी ने बदमाशी करके आपको रिपोर्ट दे दी, वो भी नपेगा, आप भी जाएंगे इनसाइडर ट्रेडिंग में. लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट?
पक्का? बट वंस द रिपोर्ट इज, द न्यूज इज पब्लिसाइज्ड, तब आप खरीदिए बेचिए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब आपने कोई गोलमोल नहीं किया है। तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब समझ में आ गया? तो लेफ्ट साइड पे व्हाट्सएवर आई हैव एक्सप्लेन चिल्ड्रन, इट सिंपली रिप्रेजेंट्स, आई रिपीट, इट सिंपली रिप्रेजेंट कि शेयर क्या होता है। फिर जब उसी शेयर को कुछ लोग खरीदना चाहते हैं तो फिर स्टॉक एक्सचेंज में जाके ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं। गॉट इट? इस एग्जांपल को लिख लें सब लोग। had there been no stock market type of thing, क्या ये डिमांड सप्लाई की सिचुएशन समझ में आती? नो। क्या प्राइसेस का इंक्रीज डिक्रीज होता? नो, because sellers would not have been able to find the buyers and buyers would not have been able to find the sellers. ना बेचने वाले को खरीदने वाला मिलता और ना खरीदने वाले को बेचने वाला मिलता। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? आप ऐसे ही समझ लीजिए कि आपने रेलवे प्लेटफॉर्म से एक टिकट खरीदा उस जमाने में जहां बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी, और पता लगा कि भाई आपकी ट्रेन आ गई है और आपको अभी टिकट मिल ही नहीं पाया, तो या तो आप विदाउट टिकट ट्रैवल करिए और या तो आप ट्रेन छोड़ दीजिए। कोई तीसरा तरीका था? एब्सोल्युटली नॉट, बस यही दो तरीके थे। बट ऑनलाइन टिकटिंग का कितना एडवांटेज है, आप ट्रेन आने से 1 घंटे पहले भी अपना टिकट करंट अवेलेबिलिटी में बुक कर सकते हैं और आपको लाइन में लगने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस जमाने में स्टॉक एक्सचेंज नहीं होते थे, उस जमाने में जो ब्रोकर्स होते थे, दलाल, मिडलमैन, ये बड़ा चीट करते थे सेलर और बायर को। ये सेलर्स को झूठ बोलते थे कि तुम्हारे पास जो शेयर है उसकी डिमांड बाजार में बिल्कुल नहीं है, और सस्ते में खरीद लेते थे। और सामने बाहर को झूठ बोलते थे, भाई वो शेयर तो हाईली डिमांडेड है, मिलेगा बड़ी मुश्किल से, ज्यादा पैसा दोगे तो तुम्हारे लिए ले आए। तो दोनों तरफ से चीट करके खूब कमाते थे। बट नाउ द सिस्टम हैव बीन कन्वर्टेड इनटू ऑनलाइन ट्रेडिंग, तो अब इनकी जो रैम्पेंट मैल प्रैक्टिसेस थी दैट हैव कम टू एन एंड बेसिकली। ओके, चलिए, तो सबको प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज पॉइंट इज वेल अंडरस्टूड। चलिए, सो डिमांड और सप्लाई जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, सेम वही है। हाउ इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, मैं दोनों जमानों को कंपेयर करूंगा। 90s से पहले चिल्ड्रन, स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स की बाइंग सेलिंग होती थी, लोग शेयर खरीदते थे, बेचते थे, स्टैम्प पेपर पे अग्रीमेंट्स लिखे जाते थे, 15 से 30 दिन लगते थे शेयर सर्टिफिकेट पे आपका नाम चढ़ने पे। आपने शेयर मेरे को बेचा, माय ब्रोकर विल टेक द सर्टिफिकेट फ्रॉम यू, दैट सर्टिफिकेट वुड सेंड टू द कंपनी, कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में नाम चेंज करेगी, फिर वापस आएगा। तो कम से कम 15 से 30 दिन का टाइम लगता था। बट आजकल सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं, तो अब आपको स्टैम्प पेपर का खर्चा बिल्कुल नहीं देना। डीमैट अकाउंट्स के बारे में लोगों ने बहुत सुना होगा। डीमैट अकाउंट्स के थ्रू चिल्ड्रन आपका नाम तुरंत आपके शेयर पे रजिस्टर हो जाएगा। सो डेज वर देयर, जब बोर्ड का रिजल्ट आता था, एंड आफ्टर मेनी डेज चिल्ड्रन, आई रिपीट, आफ्टर मेनी डेज, सो कॉल्ड मार्कशीट आया करती थी। बट अब बोर्ड का रिजल्ट अगर 10 बजे आता है तो 10:15 आपके डिजी लॉकर में मार्कशीट आ जाती है। तो जो भी पोस्टल कॉस्ट थी वो पूरी की पूरी जीरो हो गई। तो शेयर्स में भी ऐसे हुआ, स्टैम्प पेपर का काम खत्म, तो मैं एक डिजिटल अकाउंट ओपन करूंगा, आप भी एक डिजिटल अकाउंट ओपन करेंगे, उसी के अंदर हमारे आपके शेयर्स पड़े रहेंगे। तो व्हेन यू हैपन टू सेल द शेयर टू मी, अभी आप क्लियरिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें बात हम और विस्तार पूर्वक बात करेंगे। व्हेन यू सेल द शेयर टू मी चिल्ड्रन, आपके डिजिटल अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से शेयर मेरे अकाउंट में आ जाएगा, जस्ट एट अ क्लिक ऑफ माउस बटन। तो वो जो 15 से 30 दिन का प्रोसेस था वो कुछ सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया, और जो कॉस्ट ढेर सारी लगती थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टैम्प पेपर का पैसा, दैट हैज कम डाउन टू जीरो बेसिकली। सेम इज द केस विद बैंकिंग एक्टिविटीज ऑल्सो। किसी जमाने में लोग बैंक जाते थे, पैसा निकालते थे चेक से, और फिर पैसा निकाल के आपको पे करते थे। बट अब तो गूगल पे और यूपीआई आ गया है, एक बटन दबाइए पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हैज कम डाउन। अब तो आपको क्या एटीएम में जाने की जरूरत है? नो, एटीएम में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है 5-10 साल बाद ये एटीएम आपको कहां पे नजर आएंगे, बता सकते हैं आप मेरे को? सही जवाब देने वाले को एक अच्छा प्राइस मिलेगा, बताइए। आने वाले 10 साल बाद मेरे को लग रहा है एटीएम्स कहाँ नजर आएंगे आपको? म्यूजियम में नजर आएंगे, हिस्ट्री की किताब के अंदर नजर आएंगे। हाँ, बहुत अच्छा प्राइस था। चलिए, ये एक प्राइस दिया जा रहा है अग्रणी साहब को, लीजिए लीजिए। तो ये बात सबको समझ में आ गई? तो एटीएम वुड बी सीन इन म्यूजियम्स बेसिकली। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? चलिए, नेक्स्ट चिल्ड्रन इज so called adds liquidity to financial asset. I have an old so called equipment like mobile phone, typewriter, TV, fridge and I want to sell it. या तो मैं मोहल्ले में हर दरवाजा खटखटा के बोलूं, भाई हमारे यहाँ पुराना टीवी है, कोई खरीदने में इच्छुक हो तो बताए। एल्स हम क्या कर सकते हैं, उसको OLX पे डालते हैं।
आराम से हमको बायर मिल जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया। सेकेंड थिंग, शेयर्स पे कैसे लिक्विडिटी ऐड होती है। अगर स्टॉक एक्सचेंज ही ना होता और मेरे पास रिलायंस के शेयर्स होते, आपको रात में सपना आता लक्ष्मी जी का कि मेरे पास शेयर हैं, मेरे पास आप चले आइए, मैं आपको शेयर बेच दूंगा? क्या सपने आते? एब्सोल्युटली नॉट। जैसे एक पुजारी जी को सपना आया था माता वैष्णो देवी का कि भाई इस पहाड़ में हमारी मूर्ति है, यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण कराओ। तो भाई वो सिद्ध लोग थे, नॉर्मल इंसान सिद्ध नहीं है। तो क्या सबको सपना आता? नहीं आता। तो आपको अपना शेयर बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ेगा। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज ना होता तो आपका खरीदा हुआ शेयर कभी दिखता ही नहीं। पहले लोगों को घर वगैरह किराए पे लेट आउट करना पड़ता था, पड़ोसी से बोल देते थे, वो दो चार किराएदार ढूंढ के ले आता था। बट नाउ एवरीबडी इज वेरी बिजी, सो वेयर डू वी लिस्ट आवर प्रॉपर्टीज फॉर हायरिंग पर्पसेस? ऑनलाइन साइट्स। नेम सम ऑनलाइन साइट्स। मैचिंग ब्रिक्स, मैजिक ब्रिक्स, 99acres.com, कुछ ऐसी वेबसाइट होंगी 01acre.com। सर ये वेबसाइट कौन बना रहा है जिसके एक नंबर आते हैं पढ़ाई में? वो व्हाट इट क्लियर, 1acre.com, 100acre.com। तो इस तरह की वेबसाइट पे आप अपनी प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं और आप लिस्टिंग भी कर सकते हैं। तो दे आर बेसिकली ऑनलाइन ब्रोकर्स। ऑनलाइन ब्रोकर्स। तो मैं तो कहूंगा कि भाई फाइनेंशियल मार्केट में उतनी लिक्विडिटी नहीं थी जितना ऑनलाइन होने से हर तरीके की मार्केट में लिक्विडिटी आ गई। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए। तो हैड देयर बी नो फाइनेंशियल मार्केट, आपकी असेट्स इजीली सेल नहीं हो पाती। अगर बैंक ही ना होता बच्चों, क्या आप मनी सेव करते? घर पे सेव करते? और घर में तो पैसा कभी भी चोरी हो सकता है। या पड़ोसी आपके पापा से 1 लाख रुपए मांगने आ जाए, इज देयर एनी गारंटी दैट अंकल वुड रिटर्न मनी? नो। तो योर पेरेंट्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग मनी इनटू बैंक? बैंक में 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी है, और अगर कोई बोरोवर भाग भी गया पैसे लेके तो आपका कोई नुकसान नहीं है। तो दिस इज द फिफ्थ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, बाय एडिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फंड्स। तो बैंक के केस में तो इंश्योरेंस है 5 लाख का, पहले 1 लाख का था। बट सर स्टॉक मार्केट में कैसी सेफ्टी सिक्योरिटी? म्यूचुअल फंड में कैसी सेफ्टी सिक्योरिटी? मार्केट गोज अप, माई मनी विल ग्रो, मार्केट गोज डाउन, माई मनी इज गॉन। सेफ्टी सिक्योरिटी फ्रॉड से है। अगर कोई ब्रोकर, कोई मिडलमैन फ्रॉड करके आपका पैसा लेके भाग जाए और आपके पास एविडेंसेस हैं कि आपने चेक से पेमेंट किया था उसको, तब सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 10 लाख रुपीज तक का गारंटी लेता है आपका। बट अगर आपने उससे ज्यादा पैसा दिया है तो आपको पहले कुंडली दिखानी चाहिए थी। गॉट इट? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, had there been no financial market, all money earned would be kept at home only. अब फाइनेंशियल मार्केट है भाई, बैंक इज देयर, स्टॉक एक्सचेंज इज देयर, म्यूचुअल फंड इज देयर, आप अपने पैसे इन जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर मान लीजिए सर अटैक अटैक हो गया दूसरी कंट्री का, तो क्या होगा? तो आप रहेंगे ही नहीं, हम भी नहीं रहेंगे, पैसे की जरूरत ही क्या है हमको? बाई चांस सर जिंदा बच गए तो क्या होगा? और बैंक के ऊपर मिसाइल गिरेगी तो क्या होगा? मिसाइल गिरेगी तो उनके रिकॉर्ड में तो है ना कि पैसा उनके पास है। सर मान लीजिए सब कुछ ही निस्तो नाबूद हो गया, तो फिर भाई मैं तो कहूंगा अभी वो गगनयान जा रहा है, उसमें बैठ के मून पे चले जाओ। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? इतना ड्रास्टिक इवेंट कभी नहीं होगा। तो ये बात समझ में आ गई। और होगा तो फिर हमको पैसे की जरूरत ही नहीं, हम जान बचाएंगे अपनी, की बैंक से कहेंगे पहले मेरा पैसा दे दो थोड़ा सा। चलिए, तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग समझ गए। यू पुट योर हार्ड अर्न मनी, नो सर नॉट हार्ड अर्न, गद्दे तकिए का बिजनेस है सर, सॉफ्ट अर्न मनी है। जो सर कारपेंटरों का स्टील का बिजनेस करेगा उसका हार्ड अर्न मनी है। Got it? तो हार्ड अर्न मनी किसका होता है? मेहनत से जो लोग पैसा कमाते हैं, जैसे मैं, आपके पापा मम्मी। सॉफ्ट अर्न किसका होता है? आपका। मम्मी के पर्स से 100 रुपए निकाल लिए, और अगर पूछ लेंगे कहाँ गया पैसा, वो हमें जरूरत थी हमने निकाल लिया। और नहीं पूछी तो इंटर्नशिप प्रोग्राम चोरी का चल रहा है। समझ में आई बात? पांडे जी समझ आप मेरी बात? चलिए, तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग समझ में आ गया। अब ये मत सोचिएगा कि मम्मी के पर्स से 500 निकाला, फ्रेंड को दे दिया, मम्मी ये क्या कर रहे हो? वी आर अंडरस्टैंडिंग इन 3D मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग क्या होता है। फिर मम्मी 9D में चप्पल लगाएंगी आपको। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग का मतलब कैसे आप अपनी कमाई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से आपको कुछ रिटर्न्स मिल जाए। तो दिस इज नोन एज मोबिलाइजेशन। गॉट इट? तो ये मैंने आपको बनवाया था शायद डायग्राम, चिल्ड्रन एक बार फिर से बना लीजिए विद द हेडिंग स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। So money market is what, children? It is a market where money is lent or borrowed for a period of less than 365 days. कहने का मतलब, सर अगर हमने 3 महीने का बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराया तो क्या वो मनी मार्केट होगा? नहीं, वो ना मनी मार्केट होगा ना फाइनेंशियल मार्केट होगा, वो बैंकिंग है। व्हाट इट क्लियर?
यहां पे हम बात करते हैं टी बिल्स की। टी बिल्स मतलब ट्रेजरी बिल्स। ये क्या होता है? वेयर यू गिव योर मनी थ्रू द बैंक, टू द बैंक नहीं, थ्रू द बैंक टू द गवर्नमेंट। ट्रेजरी मतलब सरकारी खजाना। व्हाट इट क्लियर? तो 91 डेज के लिए भी होता है, 365 डेज भी है, 180 डेज भी है। एक बैंक को 4 महीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई क्योंकि उसके विड्रॉल ज्यादा हो रहे हैं, बट डिपॉजिटर्स पैसा जमा करने नहीं आ रहे हैं, और जो बोरोअर्स थे वो भी सो कॉल्ड पैसा लेके तो गए बट इंस्टॉलमेंट वापस नहीं आ रहा। तो बैंक ने अपने पड़ोसी बैंक से रिक्वेस्ट किया मेरे को 4 महीने के लिए उधार दे दो। इट इज नोन एज इंटर बैंक मनी। व्हाट? इंटर बैंक मनी। और एक बैंक दूसरे बैंक से जो पैसा ले रहा है वो 4 महीने बाद वापस कर देगा उसको। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट। एंड चिल्ड्रन, एज आई सेड, मनी इज ओनली फॉर लेस देन 1 ईयर। तो टेम्परेली शॉर्टेज हो गई पैसे की, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई एचडीएफसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए का डिपॉजिट इस महीने आया। दे एक्सपेक्ट कि भाई अगले महीने भी आएगा, हर महीने आएगा। और इस महीने 30 करोड़ रुपीज लोगों ने विड्रॉ किया। तो बैंक हैड हाउ मच सरप्लस? 70 करोड़। बैंक ने 1-2 महीने देखा कि भाई हर महीने जितने पैसे आ रहे हैं 30% ही लोग मांगने आते हैं, 70% मांगने नहीं आते, तो क्यों ना हम इस पैसे को लेंड कर दें। बैंक ने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली लोन देना चालू कर दिया, बट अगले महीने डिपॉजिट्स आने कम हो गए। गॉट इट क्लियर? तो बैंक ने सोचा कि हर महीने अब 70% जो पैसा हमारे पास बचेगा हम उसको लेंड करेंगे। एक वैल्यू बना ली 70 करोड़ रुपए की। तो इस महीने 100 करोड़ आया, बैंक ने 70 लेंड कर दिया। बट प्रॉब्लम ये हुई, जिन लोगों ने 100 करोड़ डिपॉजिट किया था वो 40 करोड़ विड्रॉ करने चले आए, और बैंक के पास तो सिर्फ 30 करोड़ था, बाकी तो बैंक लोन दे चुका है। क्या बैंक फोन करेगा, हेलो हेलो पंडित जी आप लोन ले गए थे ना, आइए पैसा वापस दीजिए। हेलो हेलो श्रेयांश जी आप लोन लेने गए थे, पैसा वापस करिए। हेलो हेलो एसपी कुमार आप लोन लेने गए थे ना, पैसा वापस करिए। क्या बैंक ऐसे फोन करेगा? नो। तो बैंक फोन नहीं करेगा किसी को भी, या जो पैसा लेने आया उसको बैठाएगा, बैठ रहो यहीं पे 3 दिन तक बैठ रहो, देखना इंतजार करो, पैसा आएगा तुमको दे देंगे। वो पुलिस कंप्लेन कर देगा जाके कि कहाँ गया मेरा पैसा। तो फॉर दिस शॉर्ट टर्म टेम्परेरी कैश शॉर्टेज, पर्टिकुलर बैंक अपने नेबरिंग बैंक से पैसा मांग लेगा। अगर उनके पास भी नहीं होगा तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था बैंकिंग में, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन होता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम उनसे मांग लेंगे पैसा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों कॉल मनी मैंने आपको बोला एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देता है, तो इसे इंटर बैंक कॉल मनी बोलते हैं। कॉल मतलब एज वील रिक्वायर वील गेट द मनी। कॉल का मतलब ये मत समझिएगा छत पे खड़े लो पैसा दो पैसा दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। ट्रेजरी बिल, भारतीय खजाने में पैसा जाएगा, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में। ट्रेड बिल इज जस्ट लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था। एंड कमर्शियल पेपर भी ऐसे ही कागजात होते हैं जिनको हम सेफ्टी सिक्योरिटी रख के आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लेंडिंग एंड बोरोइंग करते हैं। तो ये सारी हरकत जो विद इन 1 ईयर लेंडिंग एंड बोरोइंग चल रही है इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट विच इज कॉल्ड एज मनी मार्केट। एंड जहां पे लॉन्ग टर्म लेंडिंग एंड बोरोइंग होती है, कंपनी आपको शेयर बेच रही है, जिंदगी में कभी पैसे वापस नहीं मिलने आपको, सिर्फ डिविडेंड लेते रहिए। व्हाट इट क्लियर? स्टॉक मार्केट में शेयर किसी को बेच लीजिए, बट कंपनी कभी शेयर का पैसा वापस नहीं देगी। डिबेंचर्स अगर है तो उसका टाइम होता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो पैसे आपको उस टाइम में वापस मिल जाएंगे। सो वेयर लॉन्ग टर्म गिव एंड टेक इज डन, दैट इज नोन एज अ कैपिटल मार्केट। व्हाट? कैपिटल मार्केट। समझ में आ गया? पक्का? सो प्लीज पुट दिस मीनिंग चिल्ड्रन इन योर कॉपी। सो व्हाट इज कैपिटल मार्केट? एज आई सेड, यहाँ पे 1 ईयर से ज्यादा का लेन देन होगा। बट अगेन चिल्ड्रन, जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर आपको शेयर देती है तो यू हैपन टू बिकम द ओनर, यू इन्वेस्ट मनी, डिविडेंड मिलेगा। स्टॉक मार्केट में आप उसे बेच दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कंपनी आपको पैसे कभी भी वापस नहीं देगी एक्सेप्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी बंद हो रही है तो अगर एसेट्स बेच के इतने फंड्स हैं कि डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, आउटसाइडर्स को पे करने के बाद कुछ बचा, तब शेयर होल्डर्स का नंबर आता है। बट डिबेंचर्स के केस में आपको गारंटी है कि कुछ टाइम के बाद, सेट पीरियड के बाद पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा। इवन प्रेफरेंस शेयर्स में भी कोई गारंटी नहीं है। यस, वाइंडिंग अप के टाइम पे सरप्लस बचा तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, अगर पैसे बच गए तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इक्विटी को नहीं, पहले प्रेफरेंस शेयर को देंगे अगर बच गया डिबेंचर पेमेंट के बाद, फिर अगर उनका कोई डिविडेंड पेंडिंग होगा तो उसको देंगे पहले, उसके बाद अगर बचेगा तो इक्विटी शेयर्स को मिल जाएगा। और इक्विटी शेयर्स को पे करने के बाद भी अगर बच गया तो फिर वो पैसा भी उनमें सरप्लस बांट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी के डायरेक्टर अपने घर ले जाएंगे वो पैसा, वो भी एक तरह के शेयर होल्डर ही है बेसिकली।
समझ में आ गई बात? सो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंसेस आर क्लियर चिल्ड्रन? देयर इट इज फॉर शॉर्ट पीरियड लेस देन 1 ईयर, हियर इट इज फॉर मीडियम एंड लॉन्ग पीरियड, 2 4 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल. देयर मनी इज फाइनेंस फॉर डे टू डे वर्किंग, वो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा काम आएगा. बट ये वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं, कैपिटल बजटिंग के लिए काम आएगा. सुनाई पड़ी बात? पक्का? देयर आफ्टर देयर वी हैव कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, particularly treasury bill, bills of exchange, that is commercial bills or trade bills, and here we have shares and debentures. तो स्टॉक मार्केट में बच्चे पूछेंगे सर वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं? जी चिल्ड्रन, बिल्कुल ट्रेड होते हैं, और ये भी ट्रेड होते हैं, बट ज्यादा ट्रेडिंग इनकी होती है, उनकी नेग्लिजिबल होती है. तो बच्चों सबको समझ में आ गया कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस? चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर पे इसको कंटिन्यू करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे.